एक रैशनल जो यूपीएससी में हमेशा काम आता है। यूपीएससी जो अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उसमें जो पैटर्न होते हैं, उसमें जो थीम्स होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे जियो साइंटिस्ट हो, चाहे सीएपीएफ हो, उन क्वेश्चन का लिंकेज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री के साथ होता है। और इसी रैशनल, इसी माइंडसेट के साथ मैंने पिछली दो वीडियोस बनाई हैं, जहां पर मैंने आपको जियो साइंटिस्ट पॉलिटी के सारे थीम्स, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जियो साइंटिस्ट में पूछे गए हैं और उनकी एनालिसिस करवाई है। और एक वीडियो और बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि यूपीएससी का जो जियो साइंटिस्ट का पेपर है, वो माइंडसेट कैसे अलाइंड करते हैं हम और कैसे उसी ढंग से काम करते हैं। उसी सीरीज में आइए आज हम इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट थीम पूछी गई है जियो साइंटिस्ट में, उसी लॉजिक के साथ, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया कि सर इकोनॉमी का भी ऐसे ही पॉलिटी के जैसा वीडियो बनाइए, तो आइए इकोनॉमी के सेक्शन से जियो साइंटिस्ट के जो सवाल पूछे गए हैं, उनसे थीम्स, उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनका रैशनल, आइए उनकी एनालिसिस करते हैं इन शॉर्ट। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया जियो साइंटिस्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया प्रमोट्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में क्या वो स्कीम से सवाल पूछता है? बिल्कुल पूछता है। 2025 के प्री में 2 स्कीम से सवाल आए थे और मैं हमेशा एक इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम इन वन शॉट करके यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं बिफोर प्री एग्जामिनेशन। सारी स्कीम बताता हूं वहां पर जो इंपॉर्टेंट होंगी, और वो स्कीम्स मैं कहां से निकाल के लाता हूँ? मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस से, इंडिया एयर बुक से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे से, यहां से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यूपीएससी के करंट जो पेपर्स हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के, वहां से, इन बहुत ढेर सारे सोर्सेस को एनालाइज करके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम की वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपको लगे कि मैं ये काम कैसे करता हूं, तो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि इंपॉर्टेंट स्कीम की वीडियो जो मैं हमेशा लाता हूं, जिसकी एक्यूरेसी आज तक 100% रही है, मतलब वो स्कीम की वीडियो से ही सवाल पूछे गए हैं। जब भी स्कीम का सवाल आया है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसी से पूछी गई है, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, आप जाकर चेक कर सकते हो। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में सब कुछ मौजूद है। 2025 में जो 2 स्कीम से सवाल पूछे गए थे, वो भी मैंने पढ़ाए थे। तो ये स्कीम मैं लाता कहां से हूं? मैं इन्हीं एग्जामिनेशन से निकाल के लाता हूं। तो यहां पर सवाल पूछा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाली स्कीम कौन सी है? परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब जो हम प्राचीन समय से कर रहे हैं, कृषि विकास योजना। तो इसके नाम में ही छुपा है कि आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इसका आंसर ए। पर ये सवाल पूछा क्यों गया, स्कीम के बारे में पूछा क्यों गया? क्योंकि ये स्कीम 2015 में आई थी और इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2025 में। दैट्स व्हाई दिस स्कीम हैज बीन आस्क्ड। और ये बजट 2025 के में भी थी और करंट अफेयर में भी थी, इसलिए सवाल पूछा गया। बाकी स्कीम जो मेंशन है उन पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि ऑप्शंस में पीएम किसान योजना हो गया, कृषि सिंचाई योजना हो गया, चाहे कृषि भाग्य योजना हो गया, थोड़ा सा इनके बारे में भी देखिएगा। इसका आंसर क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। इन टॉपिक्स को नोट डाउन भी कीजिए। यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में बैंकिंग से सवाल पूछा और कितना बेहतरीन सवाल पूछा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी। माफ कीजिएगा, अभी एक क्लास ली है और रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा सा गला बैठ गया। कह रहा ब्रॉड मनी का पार्ट है बट नैरो मनी का पार्ट नहीं है। मतलब पूछना चाहता है एक्सक्लूसिवली ब्रॉड मनी का कौन सा पार्ट है? एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रॉड मनी में है, नैरो मनी में नहीं है। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल गलतियां करवाते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है तो ब्रॉड मनी के पार्ट, ये तीनों ऑप्शन में कुछ ऑप्शन नैरो मनी की भी पार्ट है, इसलिए सवाल एक्सक्लूसिवली ब्रॉड मनी के ऊपर है। और ये मनी सप्लाई में आप पढ़ते हैं, M1, M2, M3, M4 आप पढ़ते हैं, ब्रॉड मनी के कॉन्सेप्ट है। करेंसी विद द पब्लिक नैरो मनी में भी होता है, ब्रॉड मनी में भी होता है, तो ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। डिमांड डिपॉजिट भी दोनों में होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन टाइम डिपॉजिट सिर्फ ब्रॉड मनी में होता है, M3 में होता है, इसलिए आंसर इसका 3 होगा। इसका आंसर होगा 3 ओनली। तो जाकर बैंकिंग में मनी सप्लाई वाला चैप्टर ये टॉपिक पढ़िएगा। और लेकिन खूबसूरती इस सवाल की कितनी बेहतरीन है कि एक्सक्लूसिव पूछना चाहता है ब्रॉड मनी में, तो हो सकता है यूपीएससी में ऐसे लिखकर भी आपको दे दे कि व्हाट टू बी इज कंसिडर्ड एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी। इस तरह से सवाल भी फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट में पूछा गया कि कैश रिजर्व रेशियो को आप कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेशन वाले सवाल यूपीएससी प्री में भी पूछे गए हैं? 2 यूपीएससी प्री में कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे गए हैं। और मैं इकोनॉमी कोर्स पढ़ाता हूं, प्री 2026 के लिए भी पढ़ा रहा हूं, अभी चल रहा है जो, और प्री 2025 के लिए भी पढ़ाया था। उस इकोनॉमी कोर्स फॉर प्री 2025 जो हमारे पेड कोर्सेज है, जो जाकर आपको मेरी वेबसाइट जो www.hoptushan.com है, एक बार जाकर चेक करेंगे, प्री में जाएंगे सेक्शन में,
सारे प्री के आपके सारे कोर्सेज कवर हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हैं। एनवायरमेंट दिक्कत है 999 में, मिडवल हिस्ट्री 699 में, मतलब सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज मैंने दे रखे हैं। ऐसे इकोनॉमी का भी वहां पर कोर्स है। इकोनॉमी कोर्स 2025 में मैंने बोला था कि कैलकुलेशन करवाएगा यूपीएससी, और हर बार बजट की एनालिसिस में, बजट की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी, आपने नहीं देखी देखिएगा, वो बजट की यूनिक एनालिसिस है जो कोई नहीं करता है, उसको जरूर देखिएगा। हर बार बजट की वीडियो में मैं एनालिसिस करवाते समय कैलकुलेशन जरूर करवाता हूं, और मैं कहता हूं यूपीएससी कैलकुलेशन से सवाल पूछ सकता है। 2025 में 2 सवाल कैलकुलेशन के ही ऊपर थे। यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछा है। सवाल देखिए कितना बेहतरीन है, और इसका जवाब, सभी सवालों को पॉज करके उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, पार्टिसिपेट करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं हर सब्जेक्ट के जियो साइंटिस्ट के पेपर में सारे सब्जेक्ट के थीम और सारे सवाल करवा दूंगा, और आपकी कहानी बन जाएगी भाई। और ऐसे सीडीएस सीएपीएफ के भी करवाने की कोशिश करूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन बोलोगे। बैंक जनरेटेड सेविंग क्रेडिट ऑफ 1600 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट राउंड फ्रॉम अ सेविंग डिपॉजिट ऑफ 2000 करोड़। तो बताइए कैश रिजर्व रेशियो फिक्स बाय अ बैंक। तो भाई अगर आपके पास 2000 करोड़ रुपए आए और आपके पास बचे कितने 1600 करोड़ रुपीस, तो कितना पैसा आपने आरबीआई को दे दिया? आरबीआई को आपने 400 करोड़ रुपीस दे दिए। तो 400 करोड़ रुपीस दिए किसमें? 2000 करोड़ रुपीस में, इनटू 100, तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज। कितना आएगा भाई? 20%। तो इसका आंसर होगा 20%। एकदम तैयार है। ऐसे ही अगर सीआरआर के बारे में कैलकुलेशन करवा रहा तो हो सकता है आगे चल के एसएलआर के बारे में सवाल पूछ ले, यूपीएससी के प्री में भी पूछ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी द टर्म कैपिटल गुड रिफर्स टू, अभी हम इकोनॉमी कोर्स प्री 2026 में जो कर रहे हैं, हम वहां पर जीडीपी पहली थीम पढ़ रहे हैं, जहां पर मैंने कैपिटल गुड्स पढ़ाया भी है, समझाया भी है। ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करते हैं विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे मशीन्स हैं, मशीन बिना कंज्यूम हुए प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती रहती है, तो मशीन क्या है? कैपिटल गुड है। लेकिन अगर ये शर्ट बनाने के लिए आप कॉटन का यूज करेंगे तो कॉटन तो पूरे प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा, तो कॉटन इंटरमीडिएट गुड होगा, शर्ट फाइनल गुड है, लेकिन जो मशीन से शर्ट बन रही है वो कैपिटल गुड है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसका आंसर क्या होगा? एनी एसेट, कोई भी एसेट कैपिटल गुड नहीं हो सकता, ये एनी लिखना गलत है। एनी ड्यूरेबल गुड दैट इज ओन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड्स, तो ये भी नहीं होगा। एनी एसेट दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स, इट मे इंक्रीज, इट मे नॉट इंक्रीज। ड्यूरेबल एसेट विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के ड्यूरेबल गुड्स मतलब लॉन्ग टर्म के जो गुड्स होते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। तो जीडीपी से सवाल पूछता है यूपीएससी। जीडीपी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल कैपिटल गुड, यूपीएससी ने फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 2024 का पीवाईक्यू है, जहां पर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर 2 कॉलम में सवाल पूछा था। याद नहीं होगा आपको तो आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा, मुझे तो याद है। यूपीएससी ने अगला जियो साइंटिस्ट के सवाल पूछा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से। इस एरिया से सवाल 2026 के प्री में बन सकता है। विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फॉर द ईयर 24-25 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट को एग्रीकल्चर से मिक्स करके सवाल पूछा है, बेहतरीन सवाल है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन इन द रूरल एरियाज। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कैजुअल वेज वर्कर्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, बिल्कुल कैजुअली वेज वर्कर्स। एंड प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एंगेज्ड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज इज मोर देन द इन द अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया की जो महिलाएं हैं और रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं, रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, प्रपोर्शन उनका ज्यादा है। ये भी करेक्ट है। इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आई होप आपने इसका जवाब दिया होगा। यूपीएससी ने एक और सवाल पूछा जियो साइंटिस्ट में संकल्प स्कीम के ऊपर। तो 2 स्कीम हो गई, परंपरागत कृषि विकास योजना और एग्रीकल्चर की और स्कीम। अगर जियो साइंटिस्ट के पेपर में देखें तो 2 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं, एक जीडीपी से, एक बैंकिंग से। आई होप वो आपको थीम पता चल रही है, वो एरियाज पता चल रहे हैं जहां से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब देखिए सवाल क्या पूछा। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद अ लोन असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री होगी, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द रिजल्ट एरिया इन दिस स्कीम। इन ये भी सही है, बिल्कुल यही काम करना है। इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। भाई स्कीम तो गरीबों के लिए होती है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए होती है, वीकर सेक्शन के लिए होती है। कह रहा है इंक्लूजन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ये तो मतलब आप किसी भी स्कीम का अपोजिट लिख रहे हो। बेसिकली स्कीम बनाई जाती है वीकर सेक्शन की, आप उन्हीं को एलिमिनेट कर रहे हो, तो थर्ड ऑप्शन गलत होगा।
थर्ड ऑप्शन गलत होगा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1 एंड 2, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछता है यूपीएससी सीएससी प्री में भी रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछा। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46% इंडिया के जो पुअर लोग हैं कौन से स्टेट्स में रहते हैं? और देखिए चार ऑप्शन देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। आपको ये तो पता है पॉवर्टी में यूपी और बिहार तो होंगे ही होंगे। बात बनती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में उतना प्रोपोर्शन पुअर का नहीं होगा। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा कौन सा स्टेट इंडियाज पुअर लिव्ड इन 46%, ये 3 स्टेट में रहते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, ये यूपीएससी के सवाल बन सकते हैं। स्कीम के ऊपर, तीसरी स्कीम के ऊपर सवाल जो पूछा यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट में, दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे एनआरएलएम, इसके ऊपर सवाल क्यों पूछा? दीनदयाल अंत्योदया योजना को 2011 में आई थी और इस योजना को 2026 में 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसलिए। और ये पीआईबी की 2025 की ये अक्टूबर की एक रिपोर्ट भी है जहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं और वहीं से मैं इसको निकाल के लाया हूं कि 2011 में ये स्कीम जो आई थी इसको 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा। तो क्या 2026 के प्री में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सवाल क्या पूछा? इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय इनेबलिंग पुअर हाउसहोल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या ही गलत हो सकता है? It assured that at least 2 members from the each rural households would be brought under the self help group network। अरे सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में लाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मेंबर्स की क्या जरूरत है? जितने हो सके उतनों को ले आए, वो तो और अच्छी बात है। मतलब ये जो क्राइटेरिया है, ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट गलत है दिया है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। तो पहला सही है, ये तो जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा। मेन जनरल, वेरी जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा है। थर्ड, the program leverages community resources to build institutions and promote livelihood। अगेन ये पूरा ब्रॉड एंड जनरल स्टेटमेंट है। तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 एंड 3। स्कीम के सवालों को जवाब कैसे देते हैं, किस तरह से आंसर फाइंड आउट करते हैं? माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करवाता हूं। ढंग से मतलब किस तरह से एनालिसिस वाकई में होना चाहिए। कभी जीवन में एक बार माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्री की एनालिसिस कैसे होती है। किस तरह से हर सवाल में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। किस तरह से यूपीएससी सवालों को फ्रेम करता है, माइंडसेट बिहाइंड द क्वेश्चन मेकर्स, किस तरह से वो ऑप्शन सेट करता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन। तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम चेकआउट कीजिएगा www.hoptuchan.com से, जरूरी है, आपके दिमाग के तार खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपोर्ट्स के ऊपर, तो एक और रिपोर्ट पूछी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के बारे में पूछा और पूछता है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल को देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर परफॉर्मिंग बेटर देन द ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से अच्छा कौन परफॉर्म कर रहे हैं? तो अच्छा कौन परफॉर्म कर रहे हैं? इंडिया की रैंक 2023-24 में 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज और HDI की वैल्यू थी 0.644 और अच्छा परफॉर्म इंडिया से कर रहा था श्रीलंका 78 था। नेपाल एंड म्यांमार आई थिंक 146 के अप्रॉक्स इनकी रैंकिंग थी। तो इसका आंसर कौन है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? श्रीलंका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। म्यांमार और नेपाल तो पीछे हैं। ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है, बहुत बेहतरीन सवाल है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के पूछा है। किसके ऊपर? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो बना रखी है। तो प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ 2026 में जब आप चेक करेंगे तो एक वीडियो होगी कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया। It is often criticized for being an incomplete criteria for measuring poverty। पावर्टी मेजर करने के लिए ये क्राइटेरिया जो है इनकम्प्लीट है। ये ऑप्शन हमेशा सही देगा यूपीएससी। स्टेटमेंट 1 सही देता है 3 स्टेटमेंट में, मतलब पहला सही है। अब हमको देखना है बाकी 2 ऑप्शन और देखने हैं कि क्या इसको एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं, या अपने आप में स्टेटमेंट 2 या 3 कोई गलत है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर्स। तो जाहिर सी बात है ये क्राइटेरिया इस चीज को तो नहीं करता। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट इसी बात पे, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं करता इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 3, इट टेक्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सिलेक्टेड आइटम एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम। और ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी इसको एक्सप्लेन कर रही है कि आप अगर फ्यू सिलेक्टेड आइटम को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, दैट इज द बेसिस फॉर क्रिटिसिज्म। इसलिए ये भी सही ऑप्शन है।
एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड दे बोथ आर एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट ऑल्सो। तो इसका आंसर हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जियो साइंटिस्ट, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इज एन अटैच्ड ऑफिस इन विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री से कौन सा ऑफिस कनेक्टेड, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ये ट्रेड के ऊपर सवाल है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स तो कंपनी के अफेयर्स के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स तो बेसिकली बाकी चीजों के लिए, फाइनेंस तो पैसे के लिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये ट्रेड को संभालती है। तो अगर DGFT होगा तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होगा, तो इसका आंसर होगा ए। दीज आर ऑल क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द जियो साइंटिस्ट। अगला किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट के जियो साइंटिस्ट के किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो लानी है, थीम एंड टॉपिक्स जो बताने हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए एक बार, और मुझे पता चल जाएगा। उसी टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो आ जाएगी। और इसी तरह से हम जियो साइंटिस्ट के सभी सब्जेक्ट के एनालिसिस करते हुए सभी सब्जेक्ट के थीम्स, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और www.hoptushan.com लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। थैंक यू। नमस्ते।